गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, डीपीएस अंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो सीरीज लाए हैं ईडी का, वह जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए। तो आप लोग जो है आज का क्लास हम उम्मीद करते हैं कि एंजॉय करिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 2-3 पॉइंट बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब आपके हाथ में कोई नट, कोई बोल्ट, कोई स्क्रू, कोई स्टड आया होगा तो उसके बारे में ज़रूर आप सोचे होंगे, क्योंकि ये डेली लाइफ का चीज़ है। कोई बाइक यूज करिए, आपके घर में चापाकल होगा तो उसमें नट बोल्ट लगा होगा, तो किस टाइप का नट बोल्ट है, उसे क्या कहते हैं, उसको जो है षटकोण आकार का इस तरह का क्यों बनाया गया है ना, उसका जो नट है इस तरह का क्यों बनाया गया है ना। ये बोल्ट में ये चूड़ी है, चूड़ी के बीच का जो गैप कम ज़्यादा कैसे होता है, इसका क्या ज़रूरत है, यह सभी क्वेश्चन को जो है जवाब दे पाइएगा जब आप इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा चीज़, जो मेरा फीटर का बच्चा है, फीटर का बच्चा को थ्योरी में भी इस चैप्टर से पाला पड़ेगा। थ्योरी जब भी पढ़ेगा ना, उसमें भी ये पढ़ने के लिए दिया गया है, तो वह जो है और अच्छा से देखेगा और इसका नोट्स भी बना लेगा और स्क्रीनशॉट भी ले लेगा, ताकि जब थ्योरी पढ़े तो उसमें भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से बना सके। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम पहले बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कि किस किस से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, दूसरा चीज़, जो हम कल आपके लिए वीडियो नहीं ला पाए थे तो उसका कुछ कारण था, तो आज का जो वीडियो होगा ना उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि उससे थोड़ा लंबा होगा। कल का क्लास आज की क्लास दोनों मिला करके क्लास लेंगे, दोनों क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा आप लोग पेशेंस बना करके क्लास देखिएगा। तो देखिए आज का जो टॉपिक होगा ना हम लोग का, कितना टॉपिक है। थ्रेड का हिंदी होता है ना बाबू, चूड़ी। कहीं भी देखेगा ना, चूड़ी का मतलब नहीं जो लड़की लोग पहनती है या महिला लोग पहनती है। थ्रेड मतलब होता है, टेक्निकल वर्ल्ड में इसका अलग मीनिंग होता है। तो थ्रेड के बारे में पढ़ना है। थ्रेड के बाद क्या है, उसका नोमेनक्लेचर, मतलब अगर थ्रेड को देखेंगे तो उसमें जैसे गड्ढा टाइप का संरचना होगा, ऐसे होता है ना थ्रेड, तो यहाँ उठा हुआ पोर्शन, ये धंसा हुआ पोर्शन, ये सभी का नाम क्या होता है, इसका जो एंगल होता है, ये एंगल कितना होता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये सभी हम इस चीज़ में कवर करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ थ्रेड में। क्वेश्चन के द्वारा ये एमसीक्यू है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बारे में इतना ही जानकारी ले लेंगे ताकि मेरा क्वेश्चन बन सके। उसके बाद थ्रेड कितने टाइप के होते हैं, इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे, ताकि कितने टाइप के थ्रेड हो उसके बारे में भी जानकारी हमको प्राप्त हो जाए इस क्लास को ख़त्म होते होते। उसके बाद एंगल ऑफ थ्रेड, कोई भी थ्रेड होता है ना बाबू, जैसे इस प्रकार का जो रहेगा ना, तो इस थ्रेड का कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल होगा। देखिए ये एंगल होगा, तो ये कितना एंगल होगा इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद लास्ट जो हम जानकारी लेंगे, यूज ऑफ थ्रेड, किस थ्रेड का यूज कहाँ पे करते हैं, ये जान करके हम आज के क्लास को क्या करेंगे, अंत करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे आगे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, समझाते जाएंगे और आप लोग भी समझते जाइएगा। और जो चीज़ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका लिखिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए या क्लासरूम में समझा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, स्क्रू चूड़ी पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगले चूड़ी पर पॉइंट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा स्क्रू चूड़ी पर, स्क्रू का जो चूड़ी होगा उस पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगला चूड़ी पर पॉइंट के बीच का दूरी अक्ष के समांतर मापा जाए तो उसे क्या कहते हैं। देखिए इसको बढ़िया से देखिए क्वेश्चन, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का जो होता है ना संरचना, किसमें पाया जाता है, स्क्रू में, दोनों तरफ पाया जाएगा, है ना, इसको हम कहते हैं स्क्रू। तो स्क्रू में क्या रहा है ना, कि मान लीजिए ये उठा हुआ पर्सन है और अगला पार्ट का उठा हुआ पर्सन ये है। दूसरा कलर हम ले लेते हैं, दूसरा कलर में मान लीजिए देखिए ये वाला जो है ये धंसा हुआ पोर्शन है और इसके जस्ट बाद ये धंसा हुआ पोर्शन है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे इसके एक्सिस के पैरेलल। मान लीजिए इसका ए एक्सिस है ना, ये इसका एक्सिस है स्क्रू का, चूड़ी का, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, अगर इसके समांतर मापा जाए तो उसको क्या कहेंगे। तो बाबू ये जो डिस्टेंस मापते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मापे, या तो यहाँ से यहाँ तक का, या तो इस पोर्शन पे यहाँ, और नेक्स्ट हमारा जो थ्रेड आएगा इस पोर्शन का यहाँ सेम जगह पे डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो उसका जो नाम होता है ना, उसका नाम देते हैं हम क्या चीज़ से, चूड़ी का पिच, उसे कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड। ठीक है, तो अगर आज के बाद कोई पूछे इस क्वेश्चन को तो इसका आंसर देना है स्क्रू थ्रेड का पिच बोल के। और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए हम आगे के स्लाइड से बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए
ये जो है ना हमारा स्क्रू है, क्या है, स्क्रू है जिसपे थ्रेड कटा हुआ है। तो स्क्रू बनता कैसे, देखिए पहले मेरे पास कोई बेलनाकार रोड होता है इस तरह से, है ना, एक बेलनाकार रोड रहता है, इस पर क्या करते हैं, इस तरह का जो है एक ग्रूव काट देते हैं, इस तरह का एक ग्रुप बना देते हैं। तो ग्रुप बनने के बाद जो हमारा जो निर्माण होता है इस आकृति का, तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कह देते हैं, इसको अगर मिटा देंगे तो इस प्रकार की आकृति का जो निर्माण होता है उसे हम कहते हैं स्क्रू थ्रेड। तो इसमें क्या क्या भाग होता है, इसके किस पार्ट को क्या कहते हैं उसके बारे में इस डायग्राम से समझेंगे, फिर आगे इसका क्वेश्चन करेंगे। देखो सबसे पहला जो होता है ना, इसके बीचों बीच जो लाइन गुजरा हुआ है इस सिलेंडर के या तो इस डायग्राम के बीचों बीच से जो लाइन गुजरा है, इस ऑब्जेक्ट के बीचों बीच से जो लाइन गुजरा है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ स्क्रू थ्रेड। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ स्क्रू थ्रेड, ठीक है। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ स्क्रू थ्रेड हो गया। उसके बाद देखो ये जो सबसे उठा हुआ पोर्शन दिख रहा है ना, इस फिगर का, इस डायग्राम का सबसे उठा हुआ भाग जो है, इस भाग को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं, क्रेस्ट। देखो यहाँ पे शो कर रहा है जो है स्क्रू थ्रेड का उठा हुआ पोर्शन को क्रेस्ट कहते हैं। और सबसे धंसा हुआ भाग जो है, देखिए गहराई में जो है इसको कहते हैं रूट। क्या कहते हैं, रूट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा उठा हुआ पोर्शन रूट कहलाता है और धंसा हुआ पोर्शन क्रेस्ट उठा हुआ पोर्शन क्रेस्ट और धंसा हुआ पोर्शन रूट। अच्छा आप देखिए, अब ये जो है ना, ये हमारा क्रेस्ट हो गया और रूट हो गया। तो क्रेस्ट और रूट को जो मिलाने वाला जो फेस होता है इसे हम कहते हैं फ्लैंक। क्या कहते हैं, फ्लैंक, FLEN की, इसको याद रखिएगा कि क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाला भाग को क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया और ये रूट हो गया, तो इसको जो मिलाने वाला जो किनारा होगा इस किनारा को हम क्या कह देंगे, फ्लैंक कह देंगे, ठीक है। आप देखो दो लगातार रूट तथा दो लगातार क्रेस्ट का बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसे हम पिच के नाम से जानते हैं। जैसे दो लगातार ये हमारा क्रेस्ट है, तो क्रेस्ट का बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे पिच कहेंगे। ये तो दो लगातार रूट है, रूट के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसे हम पिच के नाम से जानते हैं, जिसका क्वेश्चन तो आपके सामने पहले ही आ चुका है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। ये जो है ना, ये फ्लैंक और ये फ्लैंक, दोनों फ्लैंक आपस में जिस एंगल का निर्माण करता है, जितना एंगल का निर्माण करता है उस एंगल को हम कहते हैं थ्रेड एंगल। क्या कहते हैं, थ्रेड एंगल। यहाँ पे देखिए ये एक फ्लैंक इधर हो गया और एक फ्लैंक इधर हो गया, यह दोनों फ्लैंक जितना एंगल पे मिलता है उसे हम कहते हैं थ्रेड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो हमारा चूड़ी है ना, या स्क्रू पे ऊपर जो थ्रेड किया कटा हुआ है, ये गोलाकार भाग है, ये चारों तरफ है। तो ये थ्रेड देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ ना कुछ एंगल के साथ मिलता है। देखिए ये हमारा वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन ऐसे खींचेंगे ना, और ये हमारा थ्रेड है। तो थ्रेड वर्टिकल लाइन के साथ एक ना एक एंगल से जुड़ा हुआ है, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं हेलिक्स एंगल। कितना कहते हैं इसे, हेलिक्स एंगल। तो हेलिक्स एंगल के बारे में भी कोई पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा क्रेस्ट है और क्रेस्ट, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का दूरी अगर नापते हैं ना बाबू, तो जितना दूरी आता है उसे हम कहते हैं मेजर डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड। क्या कहते हैं, मतलब सबसे बड़ा डायमीटर। और रूट से रूट का बीच का डिस्टेंस नापते हैं ना, तो इसके बीच का जो गैप आता है उसे हम कहते हैं माइनर डायमीटर। तो और इसके बीच एक काल्पनिक रेखा आएगा, जैसे ये क्रेस्ट से नीचे लेकिन रूट से ऊपर बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा लेते हैं और इसके बीच का अगर डिस्टेंस नापते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पिच डायमीटर। तो इस प्रकार से जितना नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन बन सकता है सभी को डिस्कस कर दिए। तो आगे के क्वेश्चन में हमारा जितना भी आए तो उसको आप लोग को जवाब देना है, और नहीं समझ में आए तो फिर से दोबारा इसको देखना है कि सर क्या क्या बताएं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, बाह्य चूड़ियों में दो समीपवर्ती चूड़ियों के दो भागों को जोड़ने वाली निचली सतह को क्या कहते हैं। आ गया ना क्वेश्चन जो आप लोग को बताए थे, ये हमारा बाह्य चूड़ी है, क्योंकि किसी भी रोड के बाहर जब हमारा थ्रेड कटा हुआ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल थ्रेड। तो बाह्य चूड़ी में जो दो भाग को जोड़ने वाले निचली सतह को क्या कहते हैं। देखो दो भाग है ना, एक भाग हमारा क्रेस्ट हो गया, एक भाग रूट हो गया, तो दो भाग को जोड़ने वाला सतह ये था ना, तो इस भाग को हम क्या कहे थे, फ्लैंक के नाम से बताए थे ना कि इसको हम फ्लैंक कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है इसका कुछ और हम जवाब दे दिए, लेकिन इसका जो है कुछ और पूछ रहा है। देखिए इसको कुछ और रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बाह्य चूड़ी में दो समीपवर्ती चूड़ियों के दो भागों को जोड़ने वाला, अच्छा निचला भाग, यहाँ पे ना निचला भाग को जोड़ने वाला जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, निचला जो भाग होता है जो चूड़ी को जोड़ता है, तो निचला भाग को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं ना, इसको रूट कहते हैं। निचला पोर्शन को रूट और ऊपरला पोर्शन को
क्रेस्ट कहते हैं, और रूट और क्रेस्ट को बोलता मिलाने वाला, तब ये फ्लैंक होता। तो राइट आंसर फ्लैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सॉरी दोस्त, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है पढ़ाते समय, फ्लो में गलती होता है, और गलती इंसान से होता है, इसके लिए कोई इशू नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंगल स्टड चूड़ी में लीड होती है। आप देखिए लीड और पिच का कंसेप्ट आ गया। पिच तो बता दिए, दो लगातार रूट, ये हमारा दो लगातार क्रेस्ट या तो रूट के बीच का डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। अब लीड क्या होता है बाबू, तो देखो जब भी कोई स्क्रू रहेगा ना मेरे पास, तो स्क्रू जब एक रोटेशन पूरा करेगा, इस पॉइंट से चला और इसी पॉइंट पे पहुंचेगा, तो उस एक रोटेशन के दौरान जितना डिस्टेंस तय किया, उस डिस्टेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं, पिच। लीड कहते हैं, कितना कहते हैं, लीड। अच्छा, एक रोटेशन में कोई भी स्क्रू जितना डिस्टेंस तय किया, उसे उसका क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे सिंगल स्टेट मतलब जिसमें सिंगल चूड़ी कटा हुआ, तो सिंगल चूड़ी कटा होगा ना, तो इस स्थान पे मान लो कोई चीज़ है, तो एक बार घुमाएंगे ना, तो यह पोजीशन जो है यहाँ पे चला आएगा। तो सिंगल स्टेट में क्या होता है, लीड जो होता है ना बाबू, लीड जो होता है पिच के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक बार कोई भी चीज़ को घुमाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी वस्तु बैठा हुआ है, तो जब एक बार घुमाएंगे तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, दूसरा चूड़ी पे, फिर दूसरा रोटेशन में इस पे पहुँच जाएगा, इस पे पहुँच जाएगा। तो एक रोटेशन में एक पिच के बराबर का दूरी तय करेगा। वही अगर डबल स्टेट रहेगा ना, तो डबल स्टेट में 2 गुना दूरी तय करेगा, पिच के 2 गुना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिंगल स्टेट के बारे में। तो सिंगल स्टेट में जो होता है, चूड़ी कितना दूरी तय करता है, पिच के बराबर जो होता है, यानी लीड जो होता है पिच के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इससे रिलेटेड देखो जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम क्या करेंगे, जवाब देंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगल स्टड थ्रेड है। कौन सा, सिंगल स्टड, मतलब थ्रेड जो है एक एक चूड़ी का बना होता है, एक चूड़ी का बना होता है। तो इसमें लीड जो है और पिच दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखो डबल स्टड में 2 चूड़ी रहेगा, लगातार जो है चलेगा 2 चूड़ी, तो 2 चूड़ी रहेगा। तो यहाँ पे पिच जो होगा ना, देखो पिच छोटा है, लीड बड़ा है, मतलब लीड जो होगा पिच का 2 गुना होगा। मतलब एक रोटेशन जब हम चलाएंगे ना स्क्रू को, तो पिच के 2 गुना बराबर का डिस्टेंस तय करेगा। उसी प्रकार अगर ट्रिपल स्टड में जाएंगे तो 3 गुना दूरी तय करेगा, यानी लीड जो होगा पिच के 3 गुना के बराबर होगा। इसको देखिए नेक्स्ट टर्म डायग्राम से भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ पे जो है पहला हमारा चित्र है, लीड बराबर पिच का, मतलब सिंगल स्ट्रेट थ्रेड है। क्यों, क्योंकि एक ही थ्रेड देखो यहाँ से शुरुआत हुआ और ये जो लाइन हमारा खत्म यहाँ की ओर हो गया, तो ये सिंगल स्ट्रेट थ्रेड है। तो एक बार घुमाएंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, दूसरा बार घुमाएंगे तो यहाँ से इस पर पहुँच जाएंगे, तीसरा बार यहाँ, ठीक है। तो ये सिंगल स्टेट हो गया। वही डबल स्टेट में जाएंगे तो लीड जो होता है ना, पिच के 2 गुना होता है। कैसे, जब एक रोटेशन इसका चलाएंगे, देखो यहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाएगा यहाँ पे एक रोटेशन में, मतलब देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। और पिच का डिफिनेशन क्या होता है, 2 लगातार रूट और क्रेस्ट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो पिच तो हमारा इतना हो गया, इसमें भी पिच इतना ही होगा, लेकिन लीड कितना होगा, एक रोटेशन में जितना दूरी तय किया, तो एक रोटेशन में इसे डबल दूरी की तय किया, तो इसका पिच क्या होगा, लीड कितना होगा, पिच के 2 गुना। उसी प्रकार यहाँ भी देखो तीसरा में, यहाँ पे जब एक रोटेशन घूमेगा तो डायरेक्ट यहाँ से पहुँच जाएगा कहाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ, मतलब इसका लीड कितना हो गया, इतना, लेकिन पिच तो हमारा वही सेम रहेगा। तो यहाँ पे लीड जो होगा पिच के 3 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा लीड और पिच से भी कोई क्वेश्चन आए तो बता दीजिएगा, सीधे फार्मूला याद रखना है बाबू कि लीड जो होता है n गुना पिच होता है। यहाँ n बराबर नंबर ऑफ स्टड और पिच तो पिच हो गया। तो जितना स्टड रहेगा सिंगल स्टड में n बराबर 1, डबल स्टड में n बराबर 2, ट्रिपल स्टड में n बराबर 3, तो n का मान रखते जाएंगे और इस तरह से हम इसका वैल्यू निकालते जाएंगे। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है। कह रहा है एक चक्कर में स्क्रू चूड़ी अक्ष के समांतर जितने आगे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि एक रोटेशन में स्क्रू जितना आगे जाती है उसे क्या कहते हैं, अभी ना बताएं। एक रोटेशन में जितना स्क्रू आगे जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चूड़ी का लीड। क्या कहते हैं, चूड़ी का लीड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। और बोलता है 2 लगातार रूट और क्रेस्ट का बीच का डिस्टेंस कितना होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम पिच कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चूड़ी का लीड पे क्वेश्चन है तो इसे हम चूड़ी का लीड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। डबल स्टड चूड़ी में लीड होती है, आ गया ना क्वेश्चन लीड के ऊपर। डबल स्टड अभी ना बताएं, डबल स्टड ट्रिपल स्टड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डबल स्टड में हम लोग पढ़े थे कि जो लीड होता है पिच के 2 गुना होता है, और ट्रिपल स्टड में जो लीड होता है पिच के 3 गुना होता है, ठीक है। तो डबल स्टड आया, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, पिच के 2 गुना। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, पिच के आधा कभी नहीं होगा, पिच के 4 कभी नहीं होगा, 4 गुना भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में प्रदर्शित मल्टी स्टड स्क्रू चूड़ी में कितनी आरंभिक चूड़ियां हैं। मतलब सीधा सीधे अगर इसको आसान भाषा में समझे तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टड है, सिंगल स्टड है, डबल स्टड है, ट्रिपल स्टड है। अगर 3 स्टार्ट होगा यहाँ पे 3 चूड़ी लगातार मूव करेगा, इसे ट्रिपल स्टड कहेंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम को देख के सोचिए, देखिए एक स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, दूसरा स्टार्ट यहाँ, तीसरा स्टार्ट यहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो ये क्या है, ट्रिपल स्टड है। कहाँ पे, ट्रिपल स्टड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब दीजिए। इसको ध्यान से देखना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस चीज़ को आप आसानी से नहीं सीखिएगा, यानी कि एक बार देखें सर समझ में नहीं आया, जब समझ में नहीं आया तो दोबारा भी इस वीडियो को देखना है, ठीक है। जैसे देखो ट्रिपल स्टार्ट का डायग्राम यही है ना, यहाँ पे 3 स्टार्ट आप देखिए, एक यहाँ दिख रहा होगा, एक स्क्रू थ्रेड का, एक दूसरा यहाँ, एक और होगा, ये डबल स्टार्ट का है, सॉरी ये डबल स्टार्ट ट्रिपल स्टार्ट का है, एक 2 और ये कलर का 3 कलर का है। तो ट्रिपल स्टार्ट का ये देखिए, ये हमारा ट्रिपल स्टार चूड़ी है। एक बार मूव करेंगे तो सीधे हमारा जंप करेगा, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा इस पे पहुँचेगा। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इसी थ्रेड पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर इस थ्रेड पे कोई बैठा हुआ है तो एक रोटेशन में यहाँ पहुँच जाएगा एक ही बार में, है ना। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आज जवाब दीजिएगा। 3 स्टड वाली चूड़ी का पिच ज्ञात करने के लीड से भाग दिया जाता है। अभी उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है ना कि 3 स्टड चूड़ी है तो उसमें लीड कैसे निकालेंगे। अच्छा, लीड नहीं, पिच निकालने के लिए तो इसका फार्मूला हम लोग को पता है कि लीड का फार्मूला होता है n गुना p, मतलब n नंबर ऑफ स्टड और p। तो नंबर ऑफ 3 स्टड है तो n की जगह 3 हो जाएगा, n की जगह 3 गुना p बराबर l। तो हमको निकालना क्या है, पिच निकालना है। तो जब पिच निकालना रहेगा तो 3 को इधर भाग दे देंगे, तो पिच बराबर आपका हो जाएगा l/3। तो लीड को कितना से भागा देना पड़ रहा है, 3 से, तब हमारा पिच बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जो अगर क्वेश्चन को जानते हैं तो कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। यानी कि चुपचाप बैठे रहना है, क्लास देखना है नहीं, एंजॉय करना है, अच्छा से करना है, कमेंट भी में जवाब भी देते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्क्रू पर आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती है। देखो अब आ गया आंतरिक चूड़ी और बाह्य चूड़ी के बारे में क्वेश्चन। तो देखो बाबू, कोई भी रोड देखो, है ना, इस प्रकार का कोई भी रोड मेरा है, तो अगर उस रोड के बाहर की ओर इस तरह का चूड़ी कटा रहे तो उस थ्रेड को हम कहते हैं एक्सटर्नल थ्रेड। क्या, ई फॉर एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक है। अगर कोई अंदर की ओर कटा रहे थ्रेड, यहाँ पे मान लो कोई भी चीज़ है और इसके अंदर की ओर थ्रेड कटा हुआ है तो उससे हम कहेंगे इंटरनल थ्रेड। जैसे मेरे पास नट रहता है ना और बोल्ट रहता है, तो बोल्ट में हमारा क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल थ्रेड कटा होता है और नट में हमारा इंटरनल थ्रेड कटा होता है। तो एक्सटर्नल थ्रेड वाला कौन सा हो गया, देखो स्क्रू में हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रेड कटा होता है। स्क्रू अभी तो बार बार बता रहे हैं इस प्रकार का संरचना, इसमें बाहर की ओर अंदर के थोड़े ना। स्टड भी क्या है, एक बोल्ट का ही टाप होता है जिसमें हेड नहीं होता है, तो इसमें भी बाहर का थ्रेड होता है। नट में हमारा क्या होता है, बोल्ट में हमारा एक्सटर्नल थ्रेड होता है। बोल्ट के बारे में बता रहा ना, देखो बाहर की ओर थ्रेड कटा रहता है इस प्रकार से। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा, नट। तो नट में हमारा इंटरनल थ्रेड कटा हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो कैसे देखिए, एक डायग्राम से दिखाते हैं कि कैसे। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना बाबू, ये एक्सटर्नल थ्रेड है ना, कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है, उसके बाहर की ओर ये थ्रेडिंग कटा हुआ है, तो ये हमारा एक्सटर्नल थ्रेड है। वही हमारा क्या है, ये नट है। तो नट के अंदर देखो ये ग्रुप कटा हुआ है ना, नट के अंदर ये थ्रेडिंग कटा हुआ है, तो ये हमारा इंटरनल थ्रेड को दिखा रहा है। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ये जो पाइप के अंदर कटा हुआ है इसे इंटरनल थ्रेड कहेंगे, और इसके बाहर कटा हुआ है तो ये हमारा एक्सटर्नल थ्रेड कहलाएगा। तो एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको कितना एनिमेशन के द्वारा समझ, देखो कोई भी सिलिंड्रिकल बॉडी है या कोई पाइप है, पाइप के अंदर हमारा थ्रेड कटा हुआ है तो इसको कहेंगे हमारा इंटरनल थ्रेड। और यहाँ पे देखो पाइप के बाहर कटा हुआ है तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल थ्रेड। क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्सटर्नल थ्रेड। तो एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड के बारे में आप लोग जरूर अच्छा से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी स्टड पर कटी हुई चूड़ी होती है। स्टड के बारे में बता रहे थे अभी पिछले क्वेश्चन में कि उस पर कौन सा चूड़ी होता है। तो स्टड पे जो होता है ना बाबू, स्टड पे हमारा बाह्य थ्रेड कटा होता है। कौन सा, बाह्य थ्रेड। कैसे, स्टड जो है एक प्रकार का क्या है, नट ही है, जिसमें ये देखो नट जो होता है ना, इसमें हेड होता है। अगर इस हेड को हटा दिया जाए, इस हेड को अगर हटा दिया जाए, ऐसे करके बनाया जाए इस प्रकार से, यहाँ पे कोई थ्रेड काट दे तो ये हमारा स्टड कहलाता है। तो स्टड में कौन सा चूड़ी हो गया, बाह्य चूड़ी हो गया ना, ये हमारा बाहर की ओर चूड़ी कटा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य चूड़ी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, देखो कैसा दिखता है स्टड, है ना। ये हमारा क्या है, इसमें कोई भी हेड नहीं है, बस हेड के बिना अगर कोई बाह्य चूड़ी कटा हुआ दिखे तो इसे हम स्टड कहते हैं।
तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल्ट में भी देखो, ये बोल्ट और स्टड में अंतर है। बोल्ट में हेड है, और अगर हेड हटा देते हैं तो हमारा स्टड कहलाता है। बोल्ट से स्टड इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जवाब दीजिएगा आप लोग। अच्छा, आप देखिए जो है ना, अब हमारा क्या आ गया, टाइप्स ऑफ थ्रेड के बारे में। इसके बाद जो है, अगर टाइप्स ऑफ थ्रेड से क्वेश्चन आए तो हमको जवाब देना है। देखो, इस टाइप का जो थ्रेड रहेगा ना, उसे हम मेट्रिक थ्रेड कहेंगे। किसमें? अगर हमारा ये हेलिक्स जो एंगल, सॉरी थ्रेड एंगल था, अगर थ्रेड एंगल मेरा 60 बना रहा है तो इस प्रकार का जो थ्रेड होता है जनरली हमारा मेट्रिक थ्रेड के अंदर आता है। तो इस पर भी, इसके बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछाएगा, तो आप लोग को बताना है कि 60 डिग्री एंगल वाले जो थ्रेड होता है उसे हम मेट्रिक थ्रेड के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार जो हमारा स्क्वायर थ्रेड रहता है ना, इस प्रकार से रहता है, देखो है ना। इसका एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितना होता है एंगल? 90। देखो ना साफ साफ, ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा क्या है, ये फ्लैंक है। तो फ्लैंक एक्सिस के साथ कितना डिग्री कौन बना है? 90 डिग्री का। तो स्क्वायर थ्रेड जो है इसका एंगल 90 होता है। तो स्क्वायर थ्रेड पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पावर ट्रांसमिशन में किसका यूज होता है? तो स्क्वायर थ्रेड का। इससे पूछेगा कि जनरली नट बोल्ट या साधारण कार्यों में किस थ्रेड का यूज होता है? तो मेट्रिक थ्रेड का यूज होता है। अब विथवर्थ थ्रेड या ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड भी कहते हैं। तो इसका एंगल बस 60 के जगह 55 बना देंगे तो BSW थ्रेड कहलाता है। कौन सा थ्रेड? BSW थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड से इसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेट्रिक थ्रेड से पहले किस थ्रेड का यूज होता था? तो यही थ्रेड था हमारा BSW थ्रेड, जिसका एंगल कितना होता है? 55 डिग्री। नेक्स्ट हमारा एकम थ्रेड। तो देखो, एकम थ्रेड क्या होता है ना, स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफाइड रूप है। स्क्वायर थ्रेड क्या है, एकदम इसका फ्लैंक है ना एकदम 90 डिग्री पे है। तो उस एंगल को अगर थोड़ा सा क्या कर दिए, इंप्रूव कर दिए, इस तरह से हम जब शेप बना देते हैं ना, एक ट्रेपेजॉइड शेप का आकृति दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कौन सा थ्रेड है? एकम थ्रेड। एकम थ्रेड में जो एंगल होता है कितना होता है? थ्रेड एंगल 29 डिग्री का होता है। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन आपका निकलेगा, क्या निकलेगा बाबू, कि स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफाइड रूप क्या है? तो एकम थ्रेड। ये सब क्वेश्चन आने वाला है, तो इसका आप लोग को जवाब सही देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, देखो नकल थ्रेड। तो नकल थ्रेड क्या होता है ना, इसका सेमी सर्कल शेप का ये आकृति बना रहेगा। कैसा रहेगा? सेमी सर्कल शेप का। तो इस प्रकार का जब ये आकृति मिले तो उसको समझना है नकल थ्रेड। इसका एंगल पूछे ना बाबू, तो इसका एंगल आपको जवाब देना है कितना? 0 डिग्री। अच्छा, जब नकल थ्रेड का यूज पूछे तो जब रेलवे कपलिंग होता है ना, जब एक बोगी दूसरे बोगी से जोड़ना होता है, तो उसमें पूछेगा किस थ्रेड का यूज होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नकल थ्रेड। ये सबको नोट करते जाना है जिसको नहीं आता। नेक्स्ट हमारा है बट्रेस थ्रेड। तो बट्रेस थ्रेड क्या होता है, अगर देखो, अगर हम क्या किए, इसका एक फेस जो है हम वर्टिकल रखें, ये इसका है ना, एक फेस इसका ले लिए, तो देखो इस प्रकार का थ्रेड बनेगा। इस प्रकार एक वर्टिकल एक में स्लोप रहेगा। अच्छा से बनाते हैं, एक वर्टिकल और एक में स्लोप दे दे, फिर एक वर्टिकल एक में स्लोप दे देंगे। तो इस प्रकार का जब थ्रेड बनेगा तो इसको हम कहते हैं बट्रेस थ्रेड। इसका यूज कब करते हैं? जब एक डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करना है, तो उसमें हम बट्रेस थ्रेड का यूज करते हैं। इसका एंगल पूछे तो इसका एंगल बताइएगा आप लोग कितना? 45 डिग्री। एंगल कितना बताना है? 45 डिग्री। तो इस प्रकार से हम जितना भी थ्रेड बन सकता है इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को क्या किया, क्लियर कर दिया, सभी का एंगल बता दिया। तो हम इससे रिगार्डिंग हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फिर से हम एक बार आप लोग को क्लियर रिपीट कर देते हैं। मेट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री, विथवर्थ थ्रेड का एंगल 55 डिग्री, नकल थ्रेड का एंगल 0 डिग्री, बट्रेस थ्रेड का एंगल 45 डिग्री, एकम थ्रेड का एंगल 29 डिग्री, स्क्वायर थ्रेड का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट आप लोग को जवाब देना है जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है। देखो, मीट्रिक चूड़ी का कोण कितना होता है? अभी बताए ना, गलत आंसर दीजिएगा तो एकदम पिटाई लग जाएगा। मीट्रिक थ्रेड का चूड़ी कितना होता है? अभी जस्ट पिछले स्लाइड में हम लोग देखें कितना होता है। ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। मेट्रिक थ्रेड का 60, एकम थ्रेड का 29, बट्रेस थ्रेड का 45, है ना। इस प्रकार से हम पढ़े हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स्लाइड आपको देखना है तो देख लीजिएगा। मेट्रिक थ्रेड कैसा होता है? बस भी आकार का होता है, भी शेप बनाता है ना। तो जनरली नट बोल्ट में यही थ्रेड का यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट फटाफट जल्दी दीजिए क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा तेजी को आज बरकरार रखेंगे। वर्गाकार चूड़ियों में फ्लैंक चूड़ी अक्ष के होते हैं। आप देखो, वर्गाकार चूड़ी दिखाए ना कैसे होता है, इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से। और इसमें फ्लैंक किसे कहते हैं? तो फ्लैंक किसे कहते हैं? जो रूट और क्रेस्ट को जोड़ता है। तो ये हमारा उठा हुआ पोर्शन, इसे क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। और जो धंसा हुआ पोर्शन है इसे हम क्रेस्ट कहेंगे। तो रूट और क्रेस्ट को जो जोड़ रहा है यही भाग हमारा फ्लैंक कहलाएगा ना। इस भाग को क्या कहेंगे? फ्लैंक। तो फ्लैंक क्या है? देखो, फ्लैंक क्या है? एक्सिस हमारा
ऐसे रहता है, इसके पैरेलल रहता है। तो एक्सिस के जो एक्सिस के साथ ही हमारा फ्लैंक है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो वर्गाकार चूड़ी में फ्लैंक चूड़ी अक्ष के यानी चूड़ी स्क्रू थ्रेड के एक्सिस से कैसा होता है, लंबवत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तिरछा होता है, तिरछा तो नहीं होता ना, तिरछा ऐसा नहीं है। क्षैतिज होता है, क्षैतिज तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी में भी नहीं। समांतर भी नहीं होता है, ये होगा परपेंडिकुलर। तो ए इज द राइट आंसर। देखो ये हमारा वर्गाकार थ्रेड है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना। ये देखो फ्लैंक है 90 डिग्री के साथ कौन बना रहा है, एक्सिस के साथ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट जल्दी बताइएगा। स्क्वायर चूड़ी की डेप्थ होती है, तो स्क्वायर चूड़ी का जो डेप्थ होता है ना बाबू, डेप्थ बोले तो थ्रेड कितना गहराई में कटा हुआ। जैसे देखो ये अगर स्क्वायर थ्रेड बनाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, इसे ही कहेंगे डेप्थ ऑफ थ्रेड। क्या कहेंगे, डेप्थ। तो ये डेप्थ होता है ना, पिच के टर्म में निकाला जाता है। तो डेप्थ जो होगा हमारा पिच का कितना होता है, आधा होता है। अगर पिच मेरा 2 mm का है तो हमारा जो डेप्थ होगा 1 mm का होगा, नहीं उसका जस्ट आधा हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ से भी तुम लोग देख सकता है कि हमारा क्या है, ये हमारा पिच है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा पिच कहलाता है। और इसका आधा डिस्टेंस जो है हमारा क्या कहलाता है, डेप्थ। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा डेप्थ कहला है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फटाफट चलते हैं हम लोग। स्क्रू जैक में किस प्रकार की चूड़ी यूज होती है। देखो हम बताए थे ना कि पावर ट्रांसमिशन का बात आए ना, तो जब भी पावर ट्रांसमिशन का बात आएगा तो हम क्या कहेंगे, उसमें जिस चूड़ी का यूज होता है उसे हम कहेंगे वर्गाकार चूड़ी, या तो इंग्लिश में स्क्वायर थ्रेड। तो स्क्रू जैक क्या है, स्क्रू जैक में छोटा सा लोड से हम बड़ा सा भार को उठाते हैं। तो इसमें हम जो चूड़ी का यूज करेंगे स्क्वायर चूड़ी का। क्यों, क्योंकि भी थ्रेड जब यूज करेंगे तो भी थ्रेड जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत नुकीला होता है। बटरेस थ्रेड एक ही डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। तो जैक में लगाएंगे तो ऊपर उठा देंगे, नीचे करना रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। BSW का यूज नहीं करते हैं। तो करते किसका, वर्गाकार चूड़ी का। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो होता है ना, ये भाग मोटा होता है तो बड़ा बड़ा भार को सह लेता है, इसीलिए हम वर्गाकार चूड़ी का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो स्क्रू थ्रेड है, स्क्रू जैक है। स्क्रू जैक में देखो ये जो चूड़ी है ना वर्गाकार टाइप का बना हुआ है ना, वर्गाकार टाइप का बना हुआ। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी चलते हैं। गति और शक्ति पारेषण में किस प्रकार का चूड़ी यूज करते हैं, अभी जस्ट बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दीजिएगा। कौन सा चूड़ी होगा, तो वर्गाकार चूड़ी होगा। बोले ना पावर ट्रांसमिशन का बात जब आए तो आंख मूंद के जवाब देना है, वर्गाकार चूड़ी। ये देखो वर्गाकार चूड़ी है ना, ये वर्गाकार चूड़ी है जिसमें जो ये थ्रेड बना रहेगा वो वर्गाकार शेप में बना रहेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एकम चूड़ियाँ किस प्रकार की होती हैं। तो एकम चूड़ी जब हम थ्रेड बता रहे हैं तो बताएं कि एकम चूड़ी होता है ना, ये हमारा वर्गाकार चूड़ी है। वर्गाकार चूड़ी को मॉडिफाई कर देते हैं, एंगल ऐसे करके देखो है ना, इस प्रकार से जब हम बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एकम थ्रेड। तो एकम थ्रेड का जो एंगल होता है ना 90 से क्या कर देते हैं, कम करके इसको क्या करते हैं हम 29 कर देते हैं। ये जो एंगल होता है इसको क्या करते हैं 29 करते हैं। तो एकम चूड़ी किस प्रकार की होती है, इसका जो शेप देख रहे हैं ना, शेप ऐसे है, ऐसे। तो ये शेप है ट्रेपेजॉइड का, ट्रेपेजॉइड का। तो ऑप्शन देख के आप लोग को जवाब देना है ट्रेपेजॉइड कहाँ है, ट्रेपेजॉइडल शेप का है ना। तो डी इज द, देखो है ना शेप ट्रेपेजॉइडल शेप का, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग को जवाब देना है। जो लोग अच्छा से क्लास देख रहा है तो जरूर अच्छा से जवाब दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक में चूड़ी का आकार होता है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, सॉरी। तो इसका होता है ट्रेपेजॉइड शेप का, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका क्या ही टाइम देना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। एक में चूड़ी का कौन होता है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। इसका जो आपका आंसर होगा ना बाबू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देके बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। 29 डिग्री होता है ना, एकम थ्रेड का एंगल 29 होता है, मीट्रिक थ्रेड का एकम का 29 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक में चूड़ी किस चूड़ी का सुधारा हुआ रूप है। देखो आ गया ना क्वेश्चन, बोले ना कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो एक में चूड़ी किसका सुधारा हुआ रूप है, वर्गाकार थ्रेड का। किसका, स्क्वायर थ्रेड को हम क्या करते हैं सुधार के एकम चूड़ी बनाते हैं। बार बार हम इसीलिए बताते हैं ताकि बच्चा को क्या हो, रटा जाए, ठीक है। तो क्या होगा, वर्गाकार थ्रेड का सुधारा हुआ रूप हमारा कहलाएगा एक में थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रेचेट पावर प्रेस और कारपेंट्री वाइस में किस प्रकार के चूड़ी का उपयोग किया जाता है। तो रेचेट होता है ना, कारपेंट्री वाइस। तो कारपेंट्री वाइस में जो होता है वहाँ पे जो चूड़ी का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं
बटरेस थ्रेड। कौन सा थ्रेड? बटरेस थ्रेड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। इसको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे अगर कारपेंटर शब्द को हटा दिया जाए, सिर्फ भाइस का है, भाइस में किस प्रकार का चूड़ी का यूज होता है, तो वहाँ आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए वर्ड को भी ध्यान देना, एक वर्ड अलग आपका आंसर को पूरा गलत साबित कर देगा। तो भाइस क्या होता है ना, वो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए जिस उपकरण का जरूरी होता है ना, उसे हम भाइस कहते हैं। ये सब ज़्यादा थ्योरी में पढ़ने का है तो थ्योरी में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इतना ही जानिए। तो जनरली भाइस में हम यूज करते हैं ना स्क्वायर थ्रेड। कौन सा थ्रेड? स्क्वायर थ्रेड या तो एकमी थ्रेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कारपेंटर वाइस, स्पेशल टाइप का वाइस है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बटरेस थ्रेड, इसका राइट आंसर होगा। देखो इस प्रकार का थ्रेड होता है ना, इसी प्रकार का होता है बटरेस थ्रेड, ऐसे करके ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। बटरेस थ्रेड का अगर एंगल भी पूछे तो इसका एंगल कितना होगा? पहले ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर और एंगल इसका 45 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते जाएंगे। देखो यही क्वेश्चन से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन आ गया, कारपेंट्री वाइस में किस रूप वाली चूड़ी का उपयोग होता है? तो किस रूप वाली होता है? एकम थ्रेड वाला नहीं, एकम थ्रेड अलग है। वर्गाकार चूड़ी बिल्कुल नहीं, नकल चूड़ी बिल्कुल नहीं। तो आरा का दांत जैसा होता है ना, ऐसे बताए थे कितना बार होता है, एक खड़ा एक पड़ा, एक खड़ा एक इंक्लाइन, एक खड़ा और एक इंक्लाइन। इस प्रकार का चूड़ी को हम लोग कहते हैं आरा का दांत जैसा, है ना। देखो तो ये इस प्रकार का यूज होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? आरा के दांत टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सामान्यतः उपयोग में आने वाली स्क्रू चूड़ी को पहचानिए। तो पहचानिए, देखिए ये किस टाइप का चूड़ी है? वर्गाकार है? बिल्कुल नहीं, वर्गाकार ऐसे होता है। एक में तो क्या होता है, इसी का मॉडिफाइड रूप है, तो ये भी नहीं है, वर्गाकार एक में नहीं हो गया। और नकल तो होता है, ये तो हाफ सर्किल जैसा होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा बचा कौन? हमारा मीट्रिक बचा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आपके पास नॉलेज रहेगा, अच्छा से क्लास करते जाइएगा, तो कैसे आपका आंसर निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है ना, ये 60 डिग्री का होता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामान्य संयोजन कार्य के लिए कौन सी चूड़ी उपयोग ली जाती है? तो इसके बारे में भी हम बता चुके हैं बाबू, सब जब थ्रेड बताते उसी समय सभी थ्रेड का एक एक उपयोग बताए थे। तो समान जब थ्रेड होता है ना, वहाँ पे हम यूज करते हैं कौन सा? BSW। कौन सा? BSW। अगर मेरा ऑप्शन में रहता मीट्रिक, ठीक है, मीट्रिक चूड़ी, तो मीट्रिक चूड़ी आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे मीट्रिक नहीं है, BA है, BA नहीं होगा। चौकोर नहीं है, चौकोर मतलब स्क्वायर होता है। एकमी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मशीनी चूड़ियाँ कई प्रकार से उपयोग में ली जाती है, जिनमें से BSW चूड़ी भी काम में ली जाती है, जिसका कोण होता है। तो BSW का कोण कितना होता है? आप लोग को जवाब देना है। 60 डिग्री किसका होता है? जवाब दीजिए, मेट्रिक थ्रेड का। तो ये तो नहीं होगा। 29 डिग्री क्या होता है? एकमी थ्रेड का होता है ना, इसका भी नहीं होगा। 45 डिग्री किसका होता है? बटरेस थ्रेड का। बटरेस होता है ना, बटरेस थ्रेड का। इसको आप लोग को अच्छा से देखना है, 2-3 बार वीडियो देखना है, तब आपको थ्रेड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो मेरा ऑप्शन कौन सा बचा? ये बचा। तो हमारा जो है BSW थ्रेड का एंगल कितना होगा? 55 डिग्री हो जाएगा। और वैसे भी जो मेरा शुरू से क्लास देखते आया, तो सभी चीज़ को हम पहले ही बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अपने आप को बता ही देगा मेरा कमेंट बॉक्स में। तो मेरा रसगुल्ला जो प्यारा प्यारा रसगुल्ला है, वो कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाएगा, ठीक है, रुकेगा बिल्कुल भी नहीं, आलसी नहीं बनेगा और मेहनती बच्चा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? BSW चूड़ियाँ किस पद्धति में दर्शाई जाती है? देखो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इसका पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं। BSW का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड। तो ब्रिटिश मतलब क्या? इंग्लैंड वाला आदमी। इंग्लैंड वाला आदमी जो है ना बाबू, मीटर को ना, लेंथ को हमेशा किस में मेजर करता है? इंच में। जब ब्रिटेन जाओगे ना, तो वहाँ पे लेंथ को इंच में मेजर करता है। तो जहाँ पे भी ब्रिटिश का नाम लिया जाए, तो ब्रिटिश में हमेशा जब मेजरमेंट करेंगे ना, लेंथ को इंच में करेंगे। तो जहाँ पे भी ब्रिटिश का क्वेश्चन दिखे, उसमें लेंथ का मेजरमेंट पूछे तो इसका इंच का देना है। वहीं अगर पूछे हमारा मीट्रिक पूछे, तो मीट्रिक जो है ना फ्रांस का देना है। मीट्रिक थ्रेड जो बनाया फ्रांस बनाया। तो अगर इससे रिलेटेड पूछे कि किसमें मीटर को लेंथ को नापते हैं, तो इसमें लेंथ को नापते हैं ना मीटर में। किसमें? मीटर में। तो अगर मीट्रिक दिखे तो मीटर मारना है, और अगर ब्रिटिश दिखे तो इंच मारना है। तो दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड हमने क्या कर दिया? डाउट क्लियर कर दिया। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की चूड़ी में
कोण जो होता है 55 डिग्री रखा जाता है। तो सभी लोग अच्छा से जवाब दीजिएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। एक एक क्वेश्चन मेरा बताया हुआ बाबू, ठीक है। तो सभी क्या करना है, अच्छा से जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, मेट्रिक थ्रेड नहीं, 55 नहीं, इसका 60 होता है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, इसके बारे में मैंने बताया नहीं, लेकिन इसका एंगल आप लोग को याद रखना है, लगभग होता है 47.5 डिग्री। ब्रिटिश मानक बिटवर्थ थ्रेड मतलब BSW है ना, BSW, तो BSW का एंगल 55 डिग्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। मीट्रिक महीन चूड़ी, मीट्रिक महीन चूड़ी कभी यूज़ नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए आगे थोड़ा जल्दी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीट्रिक चूड़ियों से पहले सामान्यतः कौन सी चूड़ी अधिक उपयोग में ली जाती हैं। हाँ देखो ये मज़ेदार क्वेश्चन आ गया। देखो बाबू, मीट्रिक चूड़ी से पहले ना जो यूज़ लेते थे वो लेते थे BSW, मतलब जो ब्रिटेन में बनाया हुआ चूड़ी था ना उसका यूज करते थे। तो मीट्रिक तो बाद में आया, उसके पहले हमारा BSW आया, तो इसका यूज़ करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BSW कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको कुछ समझ में नहीं आया या तो याद भी रख लेना है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हर चीज़ को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बटरेस चूड़ी का कोण कितना होता है, कितना बार बताएं, बटरेस चूड़ी का कितना होता है, आप लोग बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, और हम भी बताते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 45। 70 बिल्कुल नहीं, किसी थ्रेड का नहीं देखें। 90 हाँ देखें किसका होता है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा किसका होता है। 90 अरे स्क्वायर करेगा, स्क्वायर का होता है। 130 किसी का नहीं होता है, दो को तो ऐसे ही छटा गया। देखो 130 और 70 किसी का नहीं होता है, बचा 45 और 90। 90 जानते हैं स्क्वायर थ्रेड का होता है, तो ऐसे ही छटा गया कि बी होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा देखो बटरेस थ्रेड है, जिसका क्या होता है, एक एंगल जो होता है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से किस चूड़ी का प्रोफाइल कोण 45 डिग्री होता है। अभी जस्ट जो पिछला स्लाइड में चला, किसका 45 था, नकल का, बिल्कुल नहीं, इसका 0 था। बटरेस का, हाँ ये बटरेस था करेक्ट। एकम का 29, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी बटरेस होगा ना, बटरेस, हाँ ब्रिटिश, डी गलत होगा, डी नहीं होगा, डी गलत आंसर है। इसका आंसर होगा बटरेस थ्रेड। एंगल जो है 45 होता है बटरेस थ्रेड का। BSW का तो 55 होता है। किस प्रकार की चूड़ी में पारेषण के समय दाब जो होता है चूड़ी के एक फ्लैंक पर लगता है। देखो इसको अच्छा से पढ़ना है, जो बच्चा मेरा तेज बच्चा जो पूरा ध्यान से देख रहा है वो जरूर जवाब दे देगा। इसमें कह रहा है ना फ्लैंक के बारे में, देखो तो फ्लैंक हमारा रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, फ्लैंक। तो हमारा एक ये फ्लैंक हो गया और ये एक फ्लैंक हो गया, दो फ्लैंक हो गए। तो देखो इस फ्लैंक पे कह रहा है एक ही फ्लैंक पे दाब लगे, वैसा कौन सा थ्रेड है। देखो ऐसा थ्रेड हम बनाते हैं, इसको देखिएगा। इस प्रकार का थ्रेड जो होता है ना बाबू, इस प्रकार का थ्रेड का नाम बताइए आप लोग, क्या होता है। इस प्रकार का थ्रेड हम अभी पढ़ रहे हैं, किसका, बटरेस थ्रेड का। कौन सा, बटरेस थ्रेड। तो बटरेस थ्रेड में देखो एक फ्लैंक है ना पूरा सीधा है, तो जब सीधा थ्रेड रहेगा फ्लैंक तो उसमें कम दबाव लगेगा, लेकिन जो तिरछा है तो तिरछा पे इसमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इस प्रकार के थ्रेड में हमारा ज़्यादा फोर्स लगता है एक फ्लैंक पे, इसमें थोड़ा कम लगता है जब पावर को ट्रांसमिट करते हैं। जिसका राइट आंसर कौन सा होगा, बटरेस थ्रेड। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो ये है ना, एक जो है ये फ्लैंक तो पूरा सीधा है और एक इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड वाला जो पोर्शन रहेगा उसमें ज़्यादा दबाव लगता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बटरेस चूड़ियों में एक फ्लैंक चूड़ी अक्ष के लंबवत तथा दूसरा कितने कोण पर रखा जाता है। तो दूसरा कितना कोण पर रखा जाता है। अरे यार इसको क्या ही जवाब देना है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ये एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दी गई चित्र में किस प्रकार की चूड़ी है। आप देखो यहाँ से हम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो चूड़ी बना के देखते हैं। देखो चूड़ी होता है ना वो इस तरह का कोई थ्रेड रहेगा, इस प्रकार से इसमें चूड़ी कटा रहेगा ना, या तो ऐसे रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। देखो तो इसका जो होता है ना चूड़ी का झुकाव देखा जाता है, ये झुकाव किस ओर है। तो चूड़ी का झुकाव अगर तुम्हारे दाएं हाथ की ओर है तो उसे हम कहेंगे राइट हैंड थ्रेड, अगर लेफ्ट ओर है तो उसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड थ्रेड। यहाँ पे देखो झुकाव तुम्हारा किधर है, दाहिने ओर है ना, दाहिने ओर है। अरे ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है ना। तो ये झुकाव तुम्हारा राइट हैंड की ओर है ना, तो राइट हैंड ओर की ओर झुकाव हो तो उसे हम कहेंगे राइट हैंड थ्रेड। अगर लेफ्ट हैंड की ओर झुकाव हो तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो यहाँ पे जो राइट हैंड की तरफ झुकाव रहेगा तो घड़ी के दिशा में कसाएगा, ऐसे घूमेगा, घड़ी की दिशा में टाइट होगा। और जो लेफ्ट हैंड थ्रेड रहेगा वो घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होगा, टाइट होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में टाइट होगा। तो यहाँ पे क्या करें, देखो घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में जो चूड़ी रहेगा वो कौन सा चूड़ी होगा,
बाएं चूड़ी तो होगा ही, और ये कौन सा होगा, राइट हैंड थ्रेड। तो दाएं थ्रेड कौन सा है, बाएं तो होगा ही, लेकिन ये दाएं थ्रेड होगा। तो दाएं थ्रेड वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले हम इसका देख लेते हैं इसको कैसा दिखता है। देखो ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है और ये राइट हैंड थ्रेड है, तो ये थोड़ा उल्टा बन गया है, लेकिन इसका झुकाव देखो, है ना। एक का झुकाव जो है हमारे दाहिने हाथ की ओर है और एक का झुकाव हमारा बामें हाथ की ओर है। तो इस प्रकार से हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थ्रेड होता है। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड थ्रेड था लेकिन उल्टा बन गया, तो उल्टा बन गया तो यहाँ लेफ्ट हैंड थ्रेड हो गया। ये हमारा किधर है, झुकाव देखो राइट हैंड की ओर है, तो ये हमारा राइट हैंड थ्रेड हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड थ्रेड का मतलब समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के फटाफट चलते हैं। चित्र में दी गई चूड़ी किस प्रकार की है, देखो ये घड़ी सीधे घुमा के देखो कैसा बन रहा है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में कौन सा थ्रेड होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड कौन सा है, बामें वाला ये है और बा है, तो एक्सटर्नल थ्रेड होगा और बा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कर रहा है, दिए गए चित्र में स्क्रू थ्रेड में से क्रेस्ट को पहचानिए। तो कितना, ये सब क्वेश्चन तो हलवा हो गया होगा तुम्हारे लिए। क्रेस्ट कौन सा होगा, ऊपर वाला भाग क्या था, क्रेस्ट था टॉप वाला, और नीचे वाला हमारा रूट था। तो यहाँ पे जूम करके तुमको दिखाते हैं, बताएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 डायमेंशनिंग लेमिंग किया गया है। पहला है ए, तो ए तो हमारा देखो 2 लगातार रूट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को पिच कहते हैं, तो ए तो पिच को दर्शा रहा है। बी देखो क्या कर रहा है, रूट और फ्लैंक को जोड़ने वाला भाग को दिखा रहा है। ये क्रेस्ट और ये रूट है, तो रूट और फ्लैंक क्रेस्ट को जो जोड़ता है उसे हम फ्लैंक कहते हैं। तो बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। और सी पे आता है, देखो सी तो एकदम टॉप पोर्शन को दर्शा रहा है, तो सी जो है जो टॉप पर्सन को दिखा रहा है, टॉप पर्सन को तो क्रेस्ट कहते हैं। तो ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। डी जो है हमारा रूट को दर्शा रहा है, सबसे नीचे वाला ग्रुप को दिखा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिगर फटाफट देखिएगा, दर्शाए गए चूड़ी को पहचानिए। आप गलती नहीं करना है, ठीक है। आप सभी कॉन्सेप्ट आप लोग को रटा गया होगा, समझ भी चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसा है, सेमी सर्कुलर शेप का जब हमारा थ्रेड बना रहता है तो उसे कौन सा थ्रेड कहते हैं बाबू, इसे हम कहते हैं नकल थ्रेड। तो नकल थ्रेड कौन सा हो जाएगा, ये जो हमारा है नकल थ्रेड है। तो नकल थ्रेड किस में दिख रहा है, ना ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। एकम थ्रेड नहीं होगा, एकम थ्रेड तो ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है। बटरेस थ्रेड तो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। वर्गाकार चूड़ी तो सब जानता ही है, बच्चा जान चुका है मेरा जो इतना देर तक क्लास देख रहा है। तो ए इज द, देखो इसमें भी गलत ऑप्शन टाइप हो गया है, तो गलत ऑप्शन पे ध्यान नहीं देने का, यहाँ ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, होज कनेक्शन, रेलवे कैरिज, कपलिंग तथा वाल्व स्पिंडल किस प्रकार के अर्धगोलाकार चूड़ी का उपयोग करते हैं। तो बोले थे ना कि जब हमको 2 रेलगाड़ी के डब्बों को जोड़ना होता है तो वहाँ पे जिस चूड़ी का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं नकल थ्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो थ्रेड कटा रहता है, रेलवे डिब्बे का जो रोड रहता है, इस प्रकार से यहाँ पे कपलिंग होता है, लेकिन इसके अंदर जो थ्रेड कटा होता है वहाँ पे नकल थ्रेड, यानी इस प्रकार का ऐसे वाला। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। दर्शाए गए चूड़ी को पहचानिए। तो पहचानिए, आराम से पहचानिए। देखिए इस प्रकार के है ना, इस प्रकार की है, एक खड़ा एक इंक्लाइन। तो जब एक खड़ा एक इंक्लाइन रहे तो इसको किस नाम से जानते हैं आप लोग, कमेंट करिए फटाफट। वर्गाकार बिल्कुल नहीं, नकल बिल्कुल नहीं, एकम बिल्कुल नहीं, बटरस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाए गए चूड़ी को पहचानिए। आप तेजी से थोड़ा चलिए, कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइए। दर्शाए गए चूड़ी कैसा है, इस प्रकार का है ना। तो इस प्रकार का चूड़ी को क्या कहते थे हम लोग, स्क्वायर थ्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर थ्रेड का किस में है, स्क्वायर के अंदर वर्ग होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ नट का मेल किस प्रकार की चूड़ी में आसानी से हो जाता है। देखो हाफ नट का जो मेल होता है ना, हाफ नट का मेल हम लोग करते हैं किस चूड़ी से, एकम थ्रेड से। किससे, एकम थ्रेड से। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये थ्योरी क्लास में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ये दिखा देते हैं कि हमारा हाफ नट है, मतलब अगर नट का आधा पोर्शन हम यूज करते हैं ना, देखो 2 भाग में काट दिए और सिर्फ इसका ही यूज करते हैं, तो हम कहते हैं हाफ नट के साथ। तो हाफ नट कहाँ पर यूज होता है, जब हम पढ़ेंगे ना क्विक रिलीज बेंच वाइस, तो क्विक रिलीज बेंच वाइस में हमारा हाफ नट का प्रयोग होता है और उसका यूज भी कैसे होता है, इसके मैकेनिज्म के बारे में बताया गया। लेकिन यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ ये जानो कि हम क्विक रिलीज बेंच वाइस में पढ़ेंगे, जो फीडर का लड़का है, इलेक्ट्रिकल वालों को तो उतना पढ़ना नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, पाइप फिटिंग में उपयोग आने वाली चूड़ियों का कोण रखा जाता है। तो पाइप फिटिंग में जो होता है ना बाबू, उसमें जो कोण रखते हैं वह कोण हमारा होता है 55 डिग्री। कितना, पाइप फिटिंग में जो कोण आता है इसका एंगल होता है 55। इसको याद रखना है। जैसे जो पाइप है ना मेरा, देखो पाइप में जो एंगल रहेगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, चूड़ी विमांकन में
30 गुना 2f/LH डबल में f का क्या दर्शाता है। तो यह भी हम क्या किए हैं, बता चुके हैं, ड्राइंग के पिछले ही चैप्टर में बता चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ बता देते हैं। यम का जो मतलब होता है ना बाबू, ये बता रहा है कि मेट्रिक चूड़ी है। कौन सा चूड़ी है, ये मेट्रिक चूड़ी है। 30 का मतलब है इसका डायमीटर जो होता है ना, मेजर डायमीटर, जो बोले थे ना कि क्रेस्ट को क्रेस्ट से मिलाने पर जो डायमीटर मिलता है उसे मेजर डायमीटर कहते हैं। 30 मेजर डायमीटर, और 2f जो है ना, f क्लियरेंस को दिखा रहा है। किसको, क्लियरेंस या तो टोलरेंस को, क्लियरेंस या टोलरेंस का स्तर बता रहा है, टोलरेंस का ग्रेड बता रहा है। और LH का मतलब होता है ना, देखो थ्रेड कितना होता है, दो प्रकार का, या तो LH या तो RH, झुकाव के हिसाब से। LH बोले तो लेफ्ट हैंड थ्रेड, RH बोले तो राइट हैंड थ्रेड। तो LH मतलब लेफ्ट हैंड थ्रेड है, या मतलब मेट्रिक चूड़ी है। 30 मतलब उसका डायमीटर दिखा रहा है, और 2f जो बचा हुआ है हमारा जो दिखा रहा है वो टोलरेंस दिखा रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, BA चूड़िया कहाँ उपयोग में लाया जाता है। देखो BA चूड़िया होता है ना बाबू, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एसोसिएशन। क्या होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन। तो इसका यूज होता है ना जहाँ पे एकदम फाइन मूवमेंट हो, मतलब बीच जो होता है ना, दो लगातार चूड़ी जो होता है उसके बीच का डिस्टेंस अगर कम हो, मतलब फाइन मूवमेंट लेना हो, तो उस प्रकार के चूड़ी का यूज कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जहाँ एकदम छोटा छोटा मूवमेंट चाहिए। जैसे देखो बेंच वाइस का स्पिंडल रहेगा, उसमें तो ज़्यादा मूवमेंट चाहिए, छोटा स्पिंडल रहेगा थ्रेड, तो हम दिन भर घुमाते रह जाएंगे स्पिंडल को, तो यहाँ पे कभी भी यूज नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, समान संयोजन कार्यों में। समान संयोजन कार्यों में किसका यूज बोले थे, BSW का होता है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, BSW का होता है। स्क्रू जैक में, स्क्रू जैक में तो स्क्वायर थ्रेड का यूज होता है, तो स्क्वायर थ्रेड का देखो पिच बहुत बड़ा है। तो लास्ट में हमारा बचा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं में जो होता है, इसमें हमारा BA चूड़ियों का यूज होता है। और इसका एंगल भी कोई पूछे, देखो ये हमारा BA चूड़ी कितना फाइन फाइन थ्रेड कटा हुआ है ना, इस पे ऊपर देखो, और इसका कोई एंगल पूछे तो 47.5 डिग्री बताना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, और एंगल हो जाएगा 47.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, BA चूड़ियों का कोण कितना होता है, अभी जैसे बताएं कितना होगा, तो इसका जवाब दीजिएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगा, आप लोग नहीं देखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बड़का जो घंटा दिख रहा है लाल वाला उसको दबा दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार से शानदार जानदार झकास वीडियो आप लोग के पास जल्दी से जल्दी सबसे पहले पहुँचता रहे। ठीक है, तो बाबू आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल।